नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। प्रकृति की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक जैव विविधता समझौते में भारत सहित राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र COP15 विश्व सम्मेलन में जैव विविधता के नुकसान को रोकने, संरक्षित करने और उलटने के लिए पेरिस शैली सौदे को मंजूरी दी। ये सौदा पेरिस समझौते के तहत ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की योजना को जीवित रखते हुए 2030 तक ये सुनिश्चित करने के लिए गहन बातचीत का पालन करता है कि प्रकृति को कगार से वापस खींच लिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक में 2030 तक दुनिया की 30% भूमि, जल, तटीय क्षेत्रों और महासागरों की सुरक्षा शामिल है। अगले साल ये 196 सरकारें उन बातों को अमल में लाएंगी जिन पर सहमति बनी है, जिसमें 2024 तक योजनाएं बनाना शामिल है, जबकि अमीर देश 2030 तक प्रति वर्ष $30 बिलियन मेज पर रखेंगे। भूमि, महासागरों और प्रजातियों को प्रदूषण, क्षरण से बचने के लिए और जलवायु परिवर्तन, बड़े व्यवसायों और निवेशकों से अपेक्षा की जाएगी कि वो उन कार्रवाइयों की रिपोर्ट करें जो प्रकृति को प्रभावित करती हैं और उनकी रक्षा भी करती हैं। सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक विश्व स्तर पर संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने के लिए वित्तीय पैकेज, विशेष रूप से विकासशील देशों में 2030 तक सभी स्रोतों से स्तर को उत्तरोत्तर बढ़ाने की प्रतिबद्धता देखी गई। विशेषज्ञों ने पेरिस समझौते के तहत ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए ऐतिहासिक योजना की तुलना में 2025 तक $20 बिलियन के वित्त प्रवाह और 2030 तक $30 बिलियन की प्रतिबद्धता को एक बड़ी उपलब्धि बताया। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाली 121 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की फाइनल DPR तैयार हो गई है। इस रेल लाइन का 70% हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत टिहरी जेल में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग बनेगी। अगले 10 साल में उत्तराखंड देश में सर्वाधिक रेल रोड सुरंगों वाला प्रदेश होगा, जहां फिलहाल 18 सुरंग संचालित हैं और 66 सुरंग बनाए जाने की योजना है। सुरंगों के जाल से हिमालय राज्य उत्तराखंड में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। चीन से लगती सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए ऑल वेदर रोड भी सेना की आवाजाही के लिए सहायक साबित होने वाले हैं। लेकिन हिमालय की संवेदनशील भौगोलिक परिस्थितियों के लिए कुछ विशेषज्ञ इन सुरंगों से भूकंपों का खतरा बढ़ने की आशंका भी जता रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट का आधा काम हो चुका है। प्रोजेक्ट का 70% हिस्सा टनल का है। यहाँ देश की दूसरे नंबर की 14 किलोमीटर लंबी सुरंग देवप्रयाग से चनासू तक निर्माणाधीन है। कुल 17 सुरंग बन रही हैं। देहरादून टिहरी के बीच दुनिया की सबसे लंबी 30 किलोमीटर की रोड टनल भी प्रस्तावित है। इससे देहरादून टिहरी के बीच 105 किलोमीटर की दूरी घटेगी। 3 घंटे का सफर भी 1 घंटे में होगा। सुरंग के दोनों तरफ अप्रोच रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा। उत्तराखंड वानिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर SP सती के मुताबिक हिमालय पर्वत दुनिया के सबसे नए और कच्चे पहाड़ हैं। सुरंगों के निर्माण से अंडर वाटर स्प्रिंग्स हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के पूरे होने पर अगले 10 साल में उत्तराखंड देश में सबसे ज्यादा रेल रोड सुरंगों वाला प्रदेश होगा। कोविड-19 के आघात से उबरने के बाद भारतीय वाहन उद्योग ने नए उत्सर्जन एवं सुरक्षा मानकों की वजह से बढ़ती लागत और ब्याज दरों में हो रही बढ़ोतरी के बावजूद वर्ष 2023 में सतत विकास की रफ्तार बनाए रखने की उम्मीद जताई है। कुछ दिनों में खत्म होने वाला ये साल 2022 भारतीय वाहन उद्योग के लिए बेहतरीन साबित हुआ है। आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं और सेमीकंडक्टर की कमी का असर होने के बावजूद वर्ष 2022 में यात्री वाहन खंड में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज किए जाने की संभावना दिख रही है। लेकिन 2 पहिया वाहनों की बिक्री में साल के अधिकांश समय तक उछाल नहीं देखी गई। वाहन उद्योग के मुताबिक इस साल यात्री वाहनों की बिक्री करीब 38 लाख इकाई तक पहुंच सकती है।
तिपहिया और वाणिज्यिक वाहन खंड में भी पिछले साल की तुलना में अच्छी वृद्धि देखी गई। वाहन विनिर्माता इस गति को अगले साल में भी जारी रखने के लिए उत्सुक होंगे। उद्योग पर्यवेक्षकों के मुताबिक वर्ष 2023 में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में भी तेजी देखने को मिलेगी। वर्ष 2022 में भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी देखी गई और खासकर 2 पहिया खंड में। हालांकि नए साल में वाहन खरीदने की इच्छा रखने वालों के लिए खबर शायद अच्छी ना हो। इसकी वजह यह है कि अगले साल वाहन की कीमतें बढ़ सकती हैं। कंपनी 1 अप्रैल 2023 से सख्त उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप खुद को ढालने और प्रौद्योगिकी को अपनाने पर आने वाली लागत का बोझ खरीदारों पर डालेगी। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और Hyundai जैसे कई कंपनियां पहले ही कह चुकी हैं कि वो जनवरी से कीमतें बढ़ा सकती हैं। लेकिन इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तेज होती दिखेगी। कुछ दिनों में खत्म होने वाला ये साल 2022 भारतीय वाहन उद्योग के लिए बेहतरीन साबित हुआ है। दुनिया की आबादी 8 अरब के पार हो गई है। जमीन पर रहने लायक जगह सिमटती जा रही है। ऐसे में भविष्य के विकल्पों पर मंथन शुरू हो चुका है। मनुष्य अब तैरते शहरों में रहने के लिए दबाव बना रहा है। इस समुद्री मछली का आकार मेंटा किरण जैसा होगा। हालांकि ये अभी एक विचार है, लेकिन इसकी तस्वीरें देखें तो ये किसी फिक्शन फिल्म का शहर लगता है। इस शहर में करीब 7,000 लोग रह सकते हैं। हालांकि ये शोध और विज्ञान समुद्र की लहरों पर चलता है, तो शोध किया जा सकता है। फ्रांस के आर्किटेक्ट जैक्स रोजरी ने कहा कि उन्होंने ही सिटी ऑफ मरीन्स को मेंटा रे डिजाइन दिया था। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी डिजाइन किया गया है जो समुद्र के गहरे रहस्यों को दुनिया के सामने प्रकट करना चाहते हैं। यहाँ दुनिया भर से लोग आएंगे। इसके अलावा कानून व्यवस्था भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप होगी। समुद्र के नीचे एक शहर होगा। समुद्र की दुनिया को बेहतर तरीके से जानने और समझने का मौका मिलेगा। शहर 900 मीटर लंबा और 500 मीटर चौड़ा होगा। एक हिस्से में 90 मीटर लंबी पनडुब्बी होगी, जिसका इस्तेमाल रिसर्च के लिए किया जाएगा। इसमें स्पोर्ट्स, लैब, क्लासेस और एक बड़ा लेक्चर हॉल भी होगा। यहाँ समुद्री ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। ये वर्ष 2050 तक शुरू हो सकता है। रोजरी ने कहा कि ऐसा शहर बनाने का आइडिया उन्हें 13 साल पहले आया था। मालदीव भी इसी सोच के साथ चल रहा है, जिसमें 5,000 घरों का शहर बनेगा। इसमें 20,000 लोग बैठ सकते हैं। यहाँ सभी चीजें ब्रिज से जुड़ी होंगी। विंग के अंत में मंतारे की हाइड्रोपोनिक ग्रीन हाउस गैस तक पहुंच होगी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में LAC के पास चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। हालांकि अब भारत सरकार भी चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और LAC के पास विकास का जाल बिछा रही है। बीते कुछ सालों में केंद्र सरकार ने चीन से सटे सीमा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया है और इसके केंद्र में अरुणाचल प्रदेश ही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के क्रम में भारत लगभग 1350 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी को मजबूत करने और उच्च प्रौद्योगिकी युक्त निगरानी प्रणाली के इस्तेमाल के लिए बड़े स्तर पर अवसंरचना विकास कर रहा है, क्योंकि भारत लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर जोर दे रहा है और कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। यही वजह है कि बार बार चीन की बौखलाहट भी सामने आती रहती है। अरुणाचल प्रदेश में सड़क, सुरंग, पुल, एयरबेस और सर्विलेंस सिस्टम पर बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बड़ी योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगभग 20 पुलों, कुछ सुरंगों, एयरबेस और कुछ प्रमुख सड़कों का विकास किया जा रहा है, ताकि समग्र सैन्य तैयारियों को मजबूत किया जा सके। युद्ध के मैदान में अधिक पारदर्शिता उत्पन्न करने के लिए सड़कों में बुनियादी ढांचे के साथ साथ उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरणों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इतना ही नहीं, ऐसे कई अन्य प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है, जिसके बाद भारत की LAC तक पहुंच पूरी तरह से सुगम हो जाएगी। गुजरात में आयोजित एक फैशन शो में दिव्यांग लड़कियां रैंप वॉक पर उतरी और एक नई कहानी लिखती। ये शो इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड ज्वेलरी डिजाइन ने आयोजित किया था। इस शो में नेत्रहीन लड़कियों ने गाउन पहनकर बड़ी ही खूबसूरती के साथ रैंप पर वॉक किया।
जैसे इन लड़कियों ने अपने अपने स्टाइल में कैट वॉक किया, दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। रैंप पर लड़कियों के साथ लड़कों ने भी आधे रास्ते तक उनका साथ दिया, जिसके बाद लड़कियों ने दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट के शोर के बीच अकेले कदम रखा। उन्होंने अपने विंटेज वेस्टर्न लुक को पूरा करने के लिए लाइट मेकअप के साथ गाउन में जलवे बिखेरे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेत्रहीन लड़कियों ने शो में आने से पहले हफ्तों तक अभ्यास किया। दृष्टिबाधित मॉडल में से एक जानवी ने बातचीत के दौरान कहा कि शो से पहले हम करीब 2 हफ्ते तक प्रैक्टिस कर रहे थे, जबकि एक अन्य नेत्रहीन मॉडल ईशा ने कहा, जब हमने दर्शकों से तालियां सुनी तो हमें एहसास हुआ कि हमने अच्छा काम किया है और रोमांचित महसूस किया। वहीं IFJD के निदेशक और शो के आयोजक वॉस्की नाथवानी कार्यक्रम के बाद रैंप पर लड़कियों के प्रदर्शन से काफी प्रभावित हुए और परफॉर्मेंस को लेकर बेहद सकारात्मक दिखे। उन्होंने कहा कि लड़कियां बहुत मेहनत कर रही हैं और आज उन्होंने रैंप पर बहुत अच्छा काम किया। शुरुआत में ये उनके लिए कठिन था, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी सब कुछ सीख लिया। हॉलिडे सीजन आ गया है और इसी के साथ दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में एक विचित्र परंपरा कई सालों से चली आ रही है। लोग ठंड की परवाह किए बिना जमा देने वाले तापमान में झील में कूद जाते हैं। आइए आपको इस परंपरा के बारे में कुछ और बताते हैं। इस परंपरा को पूरा करने के लिए हजारों लोग जिनेवा झील के किनारे जाते हैं और फिर जमा देने वाले तापमान के बीच पानी में छलांग लगा देते हैं। क्रिसमस के आसपास ये विचित्र और असामान्य परंपरा स्विट्जरलैंड में 8 दशक से चल रही है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक यहाँ की झील के पानी का तापमान लगभग 8.8 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन इस परंपरा में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने डुबकी लगाई और फिर 100 मीटर आगे तक तैरकर भी गए। इसका सिर्फ एकमात्र कारण था, झिलमिलाता क्रिसमस कप। विचित्र क्रिसमस परंपरा के दृश्य ऑनलाइन सामने आए हैं, जहां हजारों लोग सुपर हीरो और परियों की कहानियों के पात्रों की तरह डॉक्स की ओर बढ़ रहे हैं, नावों पर चढ़ रहे हैं और फिर ठंडे पानी में कूद गए। ये परंपरा नई नहीं है, बल्कि 8 दशकों से चलती आ रही है। 2 दिवसीय कार्यक्रम हर साल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होता है। क्रिसमस 2022 कार्यक्रम में शौकिया और पेशेवर 4000 तैराकों की भागीदारी ने कथित तौर पर क्रिसमस कप के लिए अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस परंपरा के प्रति बढ़ती लोकप्रियता के साथ हाल के वर्षों में खासा उत्साह देखने को मिला है। बाहर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।